नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों के विशेष मांग पर हम संस्कृत सब्जेक्ट के पूरे के पूरे 60 नोट्स मैंने एक ही वीडियो में संस्कृत को समेटने का प्रयास किया है। यह वीडियो यूपी डीएलएड के बच्चों को टारगेट करते हुए, फर्स्ट सेमेस्टर को टारगेट करते हुए दिया जा रहा है। हम लगातार आपके लिए बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी आपकी इच्छा। अगर आपको लगता है हम आपके लिए बेहतर कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और आपको लगता है हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो चैनल पे पहली बार आते हैं तो परिवार को बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं लगता है, केवल एक संख्याबल निशांत ज्ञान परिवार जो है थोड़ा सा आगे बढ़ता है ना। और मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप सभी लोगों का यह जो समय चल रहा है, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उसमें पूरा अपना 100% दे रहे होंगे, मुझे पूरा का पूरा यकीन है। क्योंकि हमारे साथ में पढ़ने वाले कई बच्चे जो है निशांत ज्ञान के जो है लेखपाल की तैयारी करते हैं, कुछ उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते हैं, कुछ अन्य तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उसके बीच में वो लोग डीएलएड कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ, आप लोग पूरे इत्मीनान से, मन से अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करिए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप परीक्षा से 7 दिन 15 दिन पहले अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो भी आप फेल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपको 2 सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी सभी के सभी सब्जेक्ट आप कभी न कभी पढ़े हुए होंगे। कौन से 2 सब्जेक्ट? शिक्षण अधिगम का सिद्धांत और बाल विकास। ये दोनों सब्जेक्ट आप जो है ईमानदारी से पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद और सभी सब्जेक्ट, अगर आपका बैकग्राउंड जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की है तो विश्वास करिए कि आप एक रात पहले पढ़ करके जाएंगे तो भी पास हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ईमानदारी से आपको मेहनत करनी है, प्रतिबद्धता, तन्मयता आपको दिखानी है। मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा, आप लोग ऑनलाइन ज़्यादा रहने का प्रयास मत करिए। आप रहते हैं या नहीं रहते हैं यह आपके ऊपर है, लेकिन ऑनलाइन ज़्यादा जो है यूट्यूब पर उंगलियां घिसने का प्रयास मत करिए। विशेष करके हम यह जो है गृहिणियों को हम बताना चाहेंगे, मातृत्व शक्ति का बताना चाहेंगे, अर्थात महिलाओं को बताना चाहेंगे। वो लोग डीएलएड कर रही हैं और लगातार जो है इधर उधर ऑनलाइन ज़्यादा प्रयास कर रही हैं पढ़ने के लिए, तो उनके लिए घातक साबित होगा। चाहे आज यह बातें आपको चाहे जैसी लगे, आप हमारी बातें जो है यूट्यूब के ही माध्यम से सुन रही हैं, बेशक आप यूट्यूब के माध्यम से सुन रही हैं, लेकिन ये सत्यता यही है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बुक से पढ़ेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर होंगे, ठीक है। इसी वजह से मैं इस संस्कृत के वीडियो को चाहूँ तो मैं 4 दिन में 4 वीडियो में पूरे के पूरे इसी संस्कृत को कवर कराऊं। लेकिन एक बार पे पीडीएफ देने का दायित्व तो यही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट पीडीएफ आपको देता हूं, जो पढ़ाता हूं वही दे देता हूं टेलीग्राम पे। केवल यही उद्देश्य है कि आप लोग जो है वीडियो को एक बार 2 स्पीड में करके देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप पढ़े हैं पहले से, 2 स्पीड में करके देखने से पूरे के पूरे पीडीएफ को कवर कर लीजिए, है ना। एक बच्चा कह रहा था सर आपके केवल पीडीएफ पढ़ लेंगे तो 90% आ जाएगा। मैं कहूँगा नहीं आएगा, मैं भौकाल नहीं मारूंगा, नहीं आएगा। आपको अपनी सीरीज से पूरे के पूरे एक एक टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। ये सीरीज इस वजह से है कि आपने कभी बुक पढ़ा है, ये सीरीज पूरे के पूरे सिलेबस को कवर अप करता है ना। आपकी तैयारी 90% कराने के लिए सीरीज नहीं है, आपकी तैयारी को कवर अप करने के लिए पूरे के पूरे सिलेबस को, पहाड़ जैसे सिलेबस को एक नज़र में रखने के लिए 60 नोट्स वीडियो आपको दिए जा रहे हैं, है ना। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और आपको हम पूरे के पूरे संस्कृत को कवर करके दिखाते हैं। संस्कृत के वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत के वर्ण परिचय के बारे में। जिस तरीके से आप हिंदी में स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं, उसी तरीके से संस्कृत में भी वर्ण होते हैं। 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसमें भी स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर को हम अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी आपको आगे बताएंगे, ठीक है। स्वर कौन कौन से होते हैं संस्कृत में? आ, ई, उ, री, री, ये जो है 5 स्वर होते हैं संस्कृत में, ठीक है। 5 स्वर होते हैं, इन्हें जो है ह्रस्व स्वर की संज्ञा दी जाती है। री भी जो है संस्कृत में स्वर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आ, ई, उ, री, ये जो बड़े बड़े लिखे जाएंगे दीर्घ मात्रा करके, इन्हें जो है दीर्घ स्वर कहा जाएगा। और ए, ऐ, ओ, औ जो है इसे जो है संयुक्त स्वर कहा जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आयोगवाह कौन होते हैं? वर्णमाला में सम्मिलित रूप से न होते हुए भी अर्थबोधक में सहायक होते हैं, इन्हें हम आयोगवाह कहते हैं। आप जैसे कि हिंदी में केवल अनुस्वार और विसर्ग आयोगवाह में पढ़ते हैं, इसमें आपको 2 चीज़ें और पढ़नी है। कौन कौन सी? अनुस्वार तो आप जानते हैं अंक की बिंदी, विसर्ग अह की बिंदी, उसके बाद चंद्र बिंदु आप लगाते हैं, वह भी जो है आयोगवाह में आएगा। और जो चंद्री आप लगाते हैं, जैसे आपको लिखना पड़े मौक, क्या मौक, इस तरीके से आप लिखेंगे मौक, है ना। तो थोड़ा सा औक इस तरीके का उच्चारण जब करना पड़ता है तो आप चंद्री केवल बनाते हैं, बिंदी नहीं लगाते हैं, है ना। ये 4 जो है आयोगवाह होते हैं संस्कृत में, इस बात को ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं। एक बार ही मैं बोलूँगा
समझने का प्रयास करिएगा। व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क ख ग घ ङ क वर्ग होता है, च छ ज झ ञ च वर्ग होता है, ट ठ ड ढ ढ़ ट वर्ग होता है, त थ द ध न त वर्ग होता है, प फ ब भ म प वर्ग होता है। क च ट त प 5 वर्ग होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी का लेक्चर वीडियो आपको पड़ा हुआ है, आप यूपी टेट स्पेशल हिंदी का लेक्चर वीडियो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा, अगर आपको आता है तो आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, समय आप बर्बाद मत करिए। यार अलावा जो है अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं और स स स ह जो है ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। छ त्र ज्ञा और स्र ये जो है संयुक्त अक्षर बोलते हैं, है ना। अब आप लोगों को मैंने पहले बताया है छ कैसे बनता है, क और स के मेल से बनता है। तो कैसे कैसे बनता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हलंत का विशेष ध्यान रखिएगा, है ना। क और स के मेल से छ बनता है, छतरी वाला छ, लेकिन किस पर हलंत लगा है? यहाँ हलंत लगा है, यहाँ हलंत लगा है। आपको अगर आता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो खोज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जिनका उच्चारण मुख और नासिका से होता है उन्हें हम अनुनासिक बोलते हैं। न्या म ङ न म ये सभी क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। अर्थात प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है वो अनुनासिक ही बोला जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण जो है विशेष करके नासिका से होता है, ठीक है। यह 2 प्रकार के होते हैं, एक अनुनासिक होता है, एक निरनुनासिक होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बारे में डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं मित्रों माहेश्वर के 14 सूत्र के बारे में। ये आपके सिलेबस में है और निश्चित रूप से आएगा। यह जो चीज़ें मैं लिखा हूँ ये चीज़ें आपको याद करनी है। याद तो मैं करूँगा नहीं, केवल आपको सिलेबस को कवर अप कराने के लिए ये चीज़ें मैंने लिखा हूँ। अ इ ऊड़ा रील री का ए ओंगा आय औच ह या वरट लड़ न्या मांगाणा नाम झ भैया घड़ धस जब घड़ धस खफ छठ थच टतव कपय स श शर हल। 14 जो है माहेश्वर के या पढ़नी के सूत्र हैं, आपको ये याद होने चाहिए। क्यों याद होने चाहिए मैं आपको बताता हूँ। इस वजह से याद होने चाहिए क्योंकि जैसे आपसे पूछा जाए अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को आप लिखिए, तो आपको जब माहेश्वर सूत्र पता रहेगा, यहाँ पे देखिए अ से शुरुआत होता है, क पे बंद हो जाता है। तो अ से शुरू होता है, क पे बंद हो जाता है, तो क हलंत वाले को हमें नहीं लेना है, इसे छोड़ देना है। इसके बीच के जो वर्ड होंगे वो जो है अक प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ड कौन कौन से हैं? आ ई उ ड़ी अड़ा नहीं होगा, ठीक है। आ ई उ ये जो मतलब कि जिसमें हलंत लगा वो छोड़ देंगे। आ ई उ रील री ये जो है अक प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। आपसे कहा जाए एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, तो ङ और च को आप छोड़ दीजिए और यहां से आप जोड़ लीजिए ए औ ये जो है एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण है। इस तरीके से आपको जो है याद करना है, ठीक है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? आ ई उ रील री ए आय ओ औ ये सभी जो है अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे अच प्रत्याहार के अंतर्गत ही ध्यान रखिएगा, अच प्रत्याहार के अंतर्गत ही क्या होता है? सभी स्वर आ जाते हैं। ये सभी स्वर जो है अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। इस वजह से संस्कृत में स्वरों को अच बोला जाता है। हा से लेकर के ल तक सभी व्यंजन आते हैं, इस वजह से व्यंजन को हल बोला जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। हल और अच, स्वर को अच और व्यंजन को हल क्यों कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। हा से लेकर के ल तक क्या आएगा? व्यंजन आएगा, इस वजह से हल को व्यंजन बोलते हैं। समझ में आया ना? चलिए आगे बात करते हैं मित्रों। आ क ख घ अ विसर्ग, है ना। अर्थात ये जो है क्या बताया गया है आपको, जो है उच्चारण स्थान बताया गया है। उच्चारण स्थान को मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं याद कराया हूँ, इसे आपको देख लेना है। मैं इसे यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि उच्चारण स्थान में किस तरीके से पढ़ाता हूँ उसे मैंने डिटेल में बताया है। उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उस पर्सनल वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन आपको संस्कृत में भी देखने को मिलेगा। आप वो सूत्र अगर याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से कहीं भी कोई समस्या आपको जिंदगी में नहीं होने वाली है, ठीक है। ये चीज़ें मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आगे बात करता हूँ मित्रों गणना। आप सभी लोग जानते हैं आपको 1 से 20 तक के सभी संख्याओं को आपसे पूछा जाएगा। ये यूपी टेट में भी पूछा जाता है, सी टेट में भी पूछा जाता है, आपके सुपर टेट में भी पूछा जाता है। तो एक को क्या बोलते हैं? एकः। स्त्रीलिंग में एका बोलते हैं, नपुंसक लिंग में एकम बोलते हैं। द्वि को क्या कहते हैं? द्वौ, द्वे, द्वे, ठीक है। त्रि को त्रयः, त्रिशः, त्रीणि। चतुर को अर्थात 4 को चत्वारः, चत्रसः, चत्वारि।
अब कुछ लोग कहेंगे भैया याद नहीं होता है, तो याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। बस आपको ये बहुत ही कम पूछा जाता है गणना में, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग बताइए, नहीं ना के समान पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, ठीक है। 4 के आगे सभी आगे गिनती समान होती है। आपसे यही पूछा जाता है कि 5 कैसे होगा, 6 कैसे लिखा जाएगा, पंच खष्ट सप्त अष्टम नवम दशम। आप दशम लिख सकते हैं, एकादशम द्वादशम त्रयोदशः चतुर्दशः पंचदशः षोडशः सप्तदशः अष्टदशः एकोनविंशतः विंशतः। इस तरीके से आप जो है लिख सकते हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आपको 20 तक की गिनती आपको लिखनी है, हाँ 20 तक की गिनती आपको लिखनी है। इस तरीके से आप गिनती याद कर लीजिएगा, क्योंकि गिनती आपसे पूछा जाएगा। मित्रों आपके सिलेबस में पक्षियों के नाम, शरीर के अंगों के नाम और फलों के नाम दिया गया है, तो आप उसे जरूर देखिएगा। जैसे देखिए आपसे पूछा गया कबूतर, कबूतर को क्या कहते हैं, कपोत बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन किया जाए कबूतर को संस्कृत में क्या कहते हैं, कपोत। उल्लू को क्या बोलते हैं, उलूकह। कौआ को क्या बोलते हैं, काकह। गौरैया को क्या बोलते हैं, चटका। अब इस चीज़ें आपको नहीं याद होंगी। क्यों नहीं याद होंगी, क्योंकि आप इसे रिवीजन नहीं किएंगे, बार बार रिवीजन करेंगे इसी पीडीएफ से लेकर के। निश्चित रूप से इसी पीडीएफ से सारी आपको ये जो जीव जंतु फलों के नाम होंगे यहीं से मिलेंगे। मोर को जो है मयूर है, चमगादड़ को जो है जतुका है, कोयल को जो है कोकिला है, मुर्गा को जो है कुक्कुट है, बगुला को जो है कुक्कुट पालन आपने पढ़ा होगा, मुर्गी उसी मुर्गा को कहते हैं कुक्कुट है। बगुला को जो है बक है, तोता को जो है सुक है, बत्तख को जो है बर्तक है, सारस को सारस है, बाज को श्यान है, कठफोड़वा को दारवा घाट है, ठीक है। टिटिहरी को टिट्टिभी क्या बोलते हैं, टिट्टिभी। मेढक को मंडूक क्या बोलते हैं, मंडूक। इधर उधर लिख दिया गया है, लेकिन संस्कृत तो आप वैसे भी समझ जाएंगे। शरीर के अंगों के नाम, जैसे सिर को क्या बोलते हैं, सिरह या शीर्षम। माथा को क्या बोलते हैं, ललाटम। बुद्धि को क्या बोलते हैं, प्रज्ञा। खोपड़ी को क्या बोलते हैं, कपालह। नेत्र को क्या बोलते हैं, नेत्रम या चक्षु या नयनम। पलक को क्या बोलते हैं, जो पलक आपकी है उसे पच्छम बोलते हैं। पुतली को क्या बोलते हैं, कनीनिकः। भौं को क्या बोलते हैं, भ्रूह। गर्दन को क्या बोलते हैं, ग्रीवा। मूछ जो आप मूछ रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, समश्रुह। समश्रुह क्या बोलते हैं, श्रमश्रुह। नहीं बोल पा रहे होंगे, श्रमश्रुह है ना, इसे हम अस्मश्रुह भी बोल देते हैं। ओष्ठ को क्या बोलते हैं, ऊपरी ओठे, ऊपरी ओठ है ना। 1 मिनट, ओष्ठ को जो है ऊपर वाले ओष्ठ को जो है ओष्ठ बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा, जो आपके ऊपर वाला ओष्ठ है उसे हम ओष्ठा बोलते हैं, और जो नीचे वाला ओठ है ना उसे हम अधरम बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ओठ में 2 नाम है, ऊपर वाले को ओष्ठ बोलेंगे, नीचे वाले को अधरम बोलेंगे, है ना। चलिए, बाल को क्या कहेंगे, केसह, या इसे ही सिरोरूह बोलते हैं। कपोला मतलब गाल, गाल मतलब कपोल है। कोहनी को क्या बोलते हैं, कर्पूर है। दाढ़ी को कूर्चम, हथेली को करतलम, घुटना को जानू। जानू जान वाला, अपना जान वाला जानू नहीं, जानू मतलब क्या बोलते हैं, घुटना, है ना। अर्थात आप किसी को जानू बोलते हैं मतलब उसे घुटना आप कह रहे हैं, घुटना इधर आओ, है ना। फलों के नाम संस्कृत में, आम को आम्रह, सेब को सेबम, केला को कदली फलम या कदेलिका, तरबूज को कालिंगम, खरबूज को दशांगुलम, नारियल को नारिकेलम, खजूर को खरजूरम, नाशपाती को अमृत फलम, संतरा को नारंगम, बेर को बदरी फरम, इमली को तिंतीड़िकम, पपीता को मधुकरकटी, है ना। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपको दी गई हैं, इसे आपको 1-2 बार लिख करके अगर आप याद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। जानवरों के कुछ नाम हैं, ध्यान रखिएगा। कुत्ता को श्वान, गाय को धेनु, बिल्ली को बिडाल, भैंस को महिष, घोड़ा को अश्व, शेर को सिंह, बाघ को व्याघ्र, नेवला को नकुलः, सूअर को वराह, हिरन को हरिणः, सियार को श्रृगालः, बकरा को अजः, बकरी को अजा, गधा को गर्दभः, भालू को भल्लूकः, मुर्गी को कुक्कुटी, ठीक है, मुर्गा को कुक्कुटः, मुर्गी को कुक्कुटी। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, है ना। इसे मैं दोबारा दोहरा नहीं रहा हूं, क्योंकि याद आपको करना, याद मैं नहीं कराऊंगा। शब्द के जिस रूप से एक अथवा एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन कारक काल मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। संस्कृत के स्पेशल मैंने डीएलएड को टारगेट करके हुए मात्र 7 वीडियो आपको दिया था। उस मात्र 7 वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि संस्कृत में कॉन्फिडेंस
मित्रों, एक होता है पढ़ना, एक होता है कॉन्फिडेंस आना। आप उन 7 वीडियो को देख करके आप खुद अब बाद में अंदाजा लगा सकते हैं आपके अंदर संस्कृत विषय को लेकर के कॉन्फिडेंस आ गया। सह पठति तौ पठतः ते पठन्ति। अब ये क्यों होता है उस वीडियो में मैंने बताया है। सह का मतलब वह होता है सह, मतलब वह पढ़ता है तो सह पठति, वे दोनों पढ़ते हैं तो पढ़ता है, वे सब पढ़ते हैं ते पठन्ति। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं तभी बताऊंगा आपको आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन कितने होते हैं? तीन ही वचन होते हैं। आपसे सीधा सीधा डीएलएड में इसे क्वेश्चन किया जाता है, संस्कृत में वचनों की संख्या कितनी होती है? आप लिखिएगा संस्कृत में वचनों की संख्या 3 होती है, वह निम्न है: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बस आपको नंबर मिल जाएगा 1 नंबर, है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं डीएलएड में। संज्ञा के जिस रूप में एक व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं, जैसे सह भैला, सह थैला, बालिका सिंह, है बालका कमल, फलम। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, कोई ज़्यादा बताने वाली इसमें बात नहीं है। द्विवचन जिस शब्द से 2 वस्तुओं का बोध हो। एक वचन बालकः, 2 वचन बालको। छात्र एक वचन, छात्रो 2 वचन। 2 छात्र, छात्रो। 2 बालक, बालको। 2 फल, फले। मैं दोनों के लिए आवाम, तुम दोनों के लिए युवाम। इस चीज़ को आप जानते हैं, है ना। बहुवचन के लिए जहाँ पे एक से ज़्यादा वस्तुओं या एक से ज़्यादा बच्चों का बोध होता है। रामाह, बालकाह, फलानी, पुस्तकानी। ये सभी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, है ना। कारक, मित्रों कारक क्या होता है? क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध रखने वाली विभक्ति युक्त रूपों को जो है कारक बोलते हैं। अब ध्यान रखिएगा, प्रथमा कितने कारक होते हैं? तो संस्कृत में कितने कारक होते हैं, कितने और विभक्तियां होती हैं, मैंने आपको बताया है। संस्कृत में कितने कारक होते हैं? संस्कृत में जो है 6 कारक होते हैं। संस्कृत में विभक्तियां कितनी होती हैं? तो शायद 7 विभक्तियां होती हैं, शायद होती हैं या होती हैं, यह आप लोग सर्च करके बता सकते हैं हमें। यहाँ पे 8 कारक, यहाँ पे जो है 8 के 8 कारक और विभक्तियां लिख दी गई हैं। लेकिन संस्कृत में अगर आपसे पूछा जाए कितने कारक होते हैं तो मेनली संस्कृत में 6 कारक होते हैं। आप इसके जो है चिन्ह याद कर लीजिएगा। कर्ता का ने, कर्म का को, करण सा से, संप्रदान के लिए, अपादान का से अलग होने के अर्थ में, खष्टी संबंध का की कीरा रेरी, अधिकरण का में पे पर, संबोधन का हे हो अरे, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, आपको याद होना चाहिए ये चीज़ें, है ना। चलिए आगे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने और लिया है। नाम, साइकिल को क्या कहते हैं? द्विचक्रिका। बैलगाड़ी को गंत्री, बैलगाड़ी को क्या कहा जाता है? गंत्री। जहाज को पोता है, गाड़ी को शकट, पगड़ी को उछड़ीसह, तकिया को उपघानम, रजाई को तूलपटी, रुमाल को करपटह, द्राक्षा, अंगूर को द्राक्षा, सिंघाड़ा को श्रृंगारकम, ककड़ी को करकटिका, बिल्ली को मरजारी, नींबूकम को नींबू, नींबू को नींबूकम, मट्ठा को तक्रम, मछली को मीन, दांत को दसनम, है ना। और यहाँ पे इधर भी लिखा गया है, कुछ ध्यान रखिएगा। इधर क्या लिखा गया है? देखिए, पनस को जो है, कटहल को जो है पनस कहते हैं, पनस माने कटहल। और यहाँ पे लिखा गया कारवेल्लम, कारवेल्लम माने करेला, है ना। और लौकी किसे कहते हैं? अलावू, अलावू माने लौकी। जितने भी चीज़ें मैंने नाम के लिए दिया है उस चीज़ को तो आप जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। अब धातु रूप और शब्द रूप के बारे में मैं आपको बता दूं क्या क्या आपको याद करने हैं, है ना। इसे चीज़ें आपको जो है सीरीज से याद करने हैं, मैं आपको याद नहीं कराऊंगा। नहीं आपका समय मैं चाहता तो 2-3 वीडियो बना देता, आपका समय में खा लेता, है ना। लेकिन मैं आपका नहीं चाहता हूँ आपका समय खाऊं, मैं चाहता हूँ कि आप अपने स्तर से बेहतर तैयारी करें। धातु क्या होता है? क्रियावाचक, भू, पठ, धातु आदि को धातु कहते हैं। अगर आप वीडियो देखना पसंद करते हैं 7 वीडियो तो आप ज़रूर देखिएगा, मैं उसका प्लेलिस्ट दे दूंगा। सभी धातुएं भ्वादि, अदादि, जुत्थादि, द्वादि, स्वादि, तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रियादि, इस तरीके से 10 गणों में विभक्त की गई हैं। तो आपको जो है ये आपको 10 गण नहीं याद करने हैं, है ना। रूप की दृष्टि से परस्मयी पद और आत्मेनी पद के कुछ उभयपदी भी हैं। काल और अवस्था के अनुसार इनके 10 लकार होते हैं। लेकिन डीएलएड में और बीएड टेट, सुपर टेट में सभी जगह जो है 5 लकारों के ही मान्यता दी गई है, जिसे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। आपसे जो है परस्मय पद ही पूछा जाता है, आत्मेनी पद से नहीं पूछा जाता है ना। धातु रूप 3 पुरुषों में होता है, प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष होता है। आपको मैं एक सलाह दूंगा कि आप उस वीडियो 7 वीडियो को जरूर देखिएगा। तीनों वचनों में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में चलता है ना। अब आपको जो है भू धातु का रूप याद करना है, पट का याद करना है, खेल, गम, जाना,
पीना, नमः और पढ़ना, ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। अगर नहीं याद करेंगे तो आपको जो है 2-3 नंबर आप फेल हो जाए, मतलब पीछे चले जाएंगे। ये चीज़ें आपको याद करनी है। शब्द रूप के बारे में बात करें मित्रों, शब्द जो है 5 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय और क्रिया, है ना। संज्ञाएं 6 प्रकार की होती हैं और 6 प्रकार की संज्ञाएं। किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। स्वरांत, स्वरांत अजंत स्त्रीलिंग, स्वरांत अजंत नपुंसकलिंग, हलंत, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसकलिंग। अब आपको जो है कुछ बच्चे जो है इसमें कन्फ्यूज की स्थिति में होंगे, तो कन्फ्यूजन की स्थिति में है तो आप वीडियो को उन वीडियो को जरूर देखिएगा। अकारांत क्या होता है? जिसके अंत में आ है, जैसे नर के अंत में आ रहा है, आ की मात्रा, तो इसे हम अकारांत बोलेंगे। नर, बालक, पाठ, शिक्षक, ये सभी क्या है? अकारांत है। आकारांत क्या है? जिसमें बड़ा आ जाए, जैसे गंगा, लता, रमा, बालिका में अंतिम में बड़ा आ की मात्रा आ रहा है। और अकारांत क्या होता है? जिसमें अंत में छोटा आ की मात्रा आ जाए। पुस्तक और वन, यही 2 बार लिख दिया गया है ना। तो इन चीज़ों की मात्राएं जो है आपको याद करनी है। मित्रों, सर्वनाम आपके चैप्टर में है, सर्वनाम भी ध्यान रखिएगा। जो सर्वनाम जो संज्ञा के बदले बोले जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। जैसे आप, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस आप ध्यान रखिएगा। सर्व, किम, यद, तद, एतद, अस्मद, युष्मत्, सह, ये सभी सर्वनाम होते हैं, है ना, जो संज्ञा के बदले बोले जाते हैं। सह के तीनों लिंगों में रूप चलता है, तो सह, तौते, तम, तौतान, ये रूप होता है अस्मद और युष्मद। आपको ये तीनों जो है आपको तैयार करने हैं निश्चित रूप से। अहम, आवाम, वयम, मा, मावाम, अस्मान, ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है। त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, ये चीज़ें आपको याद कर लेनी। नहीं याद करेंगे तो हमसे नहीं याद होगा। हम तो याद किए हुए हैं, लेकिन आपको याद करना ही पड़ेगा अगर आप पास होना चाहते हैं। व्याकरण में संज्ञा एक विकारी शब्द है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। संज्ञा जो है विकारी शब्द होता ही है। जिससे किसी प्राणी, वस्तु या स्थान भाव का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। श्याम, दिल्ली, आम, मिठास का। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो संज्ञा जो है बेसिकली 3 प्रकार का होता है, लेकिन 2 प्रकार जो है संस्कृत के अंग्रेजी की वजह से बढ़ गया है। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए संस्कृत कितने प्रकार का होता है तो आप 5 प्रकार बताइए, क्योंकि सामूहिक रूप से अब मान लिया गया है 5 प्रकार से, है ना। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये तीनों संज्ञाएं पहले होती थी, लेकिन अंग्रेजी का प्रभाव पड़ने पर समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा को जोड़ दिया गया। अब व्यक्तिवाचक, जिसमें पार्टिकुलर एक व्यक्ति की बात की जाती है, पार्टिकुलर एक की विशेषता बताई जाती है, उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। जो पूरे के पूरे जाति का बोध कराती है उसे हम जातिवाचक कहते हैं, है ना। यहाँ पे जो है पर्वत लिख दिया गया है, यह जो है पर्वत व्यक्तिवाचक नहीं है, यह जो है जातिवाचक आएगा, है ना। थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया गया है। तो उम्मीद है कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक तो आप जानते होंगे। अगर इसमें जो है लिखने में दिक्कत हो गई हो तो आप छोड़िएगा उसे, है ना। आप अपने स्तर से इसे देख लीजिएगा, है ना। भाववाचक क्या कहते हैं? गुण, दोष आदि प्रकट करता है उसे भाववाचक कहते हैं। समूहवाचक जो समूह प्रकट करता है, सभा, कक्षा, सेना। द्रव्यवाचक क्या होता है? जिसमें सोना, चांदी, घी, तेल, ये सभी द्रव्यवाचक। जिसमें पदार्थ, द्रव्य मतलब पदार्थ होता है ना। आगे बात करते हैं मित्रों लिंग। लिंग भी आपके क्वेश्चन में है, आपके पेपर में है, तो आपसे यही पूछा जाएगा लिंग कितने होते हैं। तो संस्कृत में लिंग जो है 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति वस्तु के लिंग का पता होता है उसे हम राजन, बालक, सह, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। मति, गौरी, अजा, लघुता, सुंदरता, एक सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। नपुंसकलिंग कौन से हैं? जो नर न ही नर होते हैं, न ही मादा होते हैं, क्या होते हैं? नपुंसकलिंग। मनस, चेतस, चर्मन, कर्मन, ये सभी क्या है? नपुंसकलिंग, है ना। इस वीडियो में कुछ लोग कहेंगे सर मज़ा नहीं आया। मित्रों, मैं आपको बता दूं मज़ा आया कि नहीं आया, लेकिन पूरे के पूरे सिलेबस को मैं एक बार कवर कराने का प्रयास किया हूं। इसमें आपको केवल और केवल एक निगाह दिया गया है कि आपको पढ़ना क्या है। पढ़ना आपको स्वयं से है, ईमानदारी से आपको खुद। संस्कृत में सबसे ज़्यादा क्या आएगा? संस्कृत में सबसे ज़्यादा धातु रूप आएगा और मतलब कि वो आएगा, क्या कहते हैं उसे, उच्चारण स्थान याद करने के लिए आएगा, शब्द रूप आएगा। और अभी मैंने जो चीज़ें बताई हैं, अ, ई, उ, रिल, री, एच प्रत्याहार आएगा, और इस मतलब लगभग चीज़ें मैंने कवर कर दिया है। पूरी की पूरी चीज़ें कवर है यार, केवल आपको शब्द रूप, धातु रूप याद कर लेने हैं बस, है ना। चलिए, और उच्चारण स्थान के लिए सेपरेट वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, उस वीडियो जरूर बताइएगा।
मैं पूरी तरीके से प्रयास कर रहा हूं बेहतर करने के लिए। संस्कृत सब्जेक्ट हो गया, 3 सब्जेक्ट आपके समाप्त हो चुके हैं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत। आगे हिंदी बच रहा है, शिक्षण अधिगम का सिद्धांत बच रहा है, कंप्यूटर बच रहा है और बाल मनोविज्ञान बच रहा है, अर्थात बाल विकास बच रहा है। ये 4-5 जो है मतलब कि विषय बच रहे हैं। निश्चित रूप से आपकी परीक्षा तक हम सभी के सभी PDF आपको दे देंगे, है ना। आप PDF कहाँ से प्राप्त करेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से जो है ग्रुप, टेलीग्राम का ग्रुप है और एक जो है पब्लिक चैनल है। टेलीग्राम ग्रुप पर आप अपनी शब्दों को, जो वहाँ पे काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप वहाँ पे अपने प्रश्नों को शेयर करके उनसे आप अपना सुझाव ले सकते हैं, क्योंकि वह आपके साथी हैं तो आपको बेहतर जानते होंगे। और हाँ, मैं यही कहूँगा कि टेलीग्राम पर जो है रिश्ता बनाने का प्रयास बिल्कुल मत करिएगा, और शिष्टता में रह करके व्यवहार करेंगे तभी आप लोग उस पर चलेंगे, नहीं तो आपको मजबूरन हम बैन कर देंगे, है ना। और जो चैनल बनाया गया है टेलीग्राम का पब्लिक चैनल, उसमें मैं ही केवल उस पर कुछ चीज़ें भेज सकता हूँ, उसमें अन्य सदस्यों को जो है इनवाइट, मतलब कि आप वहाँ पे कुछ नहीं भेज सकते। ग्रुप में आप अपना बातचीत कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक चैनल पे आप नहीं कर सकते हैं, उसमें केवल ग्रुप एडमिन को ही वरीयता दी जाती है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और आगे किस विषय पर वीडियो चाहिए, वैसे तो मैं 8 के 8 सब्जेक्ट पर बताऊँगा, लेकिन जैसा भी आपकी इच्छा कहे आप कमेंट बॉक्स में 2 शब्द हमारे लिए लिख सकते हैं, हम बेहतर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।